हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हिंदी लैंग का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है शब्द विचार, मतलब मॉर्फोलॉजी। इंग्लिश में इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए शब्द क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसको पढ़ेंगे। देखिए पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है, श्री कृष्ण ने मथुरा नरेश कंस का वध किया। और इसमें देखें भीम ने दुर्योधन का वध कर द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। तो बच्चों उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहले वाक्य में 6 शब्द हैं। जो पहला वाक्य हमने पढ़ा उसमें देखिए कितने शब्द हैं, 6 शब्द हैं। कौन कौन से? श्री कृष्ण, फिर मथुरा, फिर दूसरा है नरेश, कंस, वध और किया। ऐसे करके 6 शब्द हैं और 2 परसर्ग हैं, ने और जो का है, ने और कावड़ा का, ये परसर्ग कहलाएंगे, ये शब्द नहीं कहलाएंगे, ये परसर्ग कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखें दूसरे वाक्य में 7 शब्द हैं। भीम, दुर्योधन, वध कर, द्रौपदी, अपमान, बदला लिया। कितने हो गए? 7 शब्द हो गए, 7 शब्द हो गए इसमें। और इसमें क्या है? 4 परसर्ग है। कौन कौन से? ने, का, के और कावड़ा का। ऐसे करके 4 परसर्ग हो गए और 7 इसमें शब्द हो गए। फिर देखेंगे परिभाषा क्या है। वर्णों के संयोग से बना स्वतंत्र ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे भावों को दर्शाता है वह शब्द कहलाता है। शब्द क्या कहलाता है? वर्णों के संयोग से। वर्णमाला आपने पढ़ी है, छोटा आ से लेके ज्ञा तक वर्णमाला होती है। तो इनके संयोग से, ठीक है, जो शब्द बनता है इनसे बनता है, इनसे संयोग से बनता है। और स्वतंत्र ध्वनि समूह, ठीक है, जिसकी ध्वनि स्वतंत्र होती है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। तो स्वतंत्र ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर, मतलब जिसका प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो वह अपने भावों को दर्शाता है, मतलब वह पूरा पूरा अर्थ हमें समझाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्लियर? एक वर्ण से निर्मित शब्द, जब एक वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाया जाए तो कौन कौन से शब्द बनेंगे? ना, वा और आवड़ा आ। मतलब ना का मतलब इसमें अकेले सिर्फ ना लिखा होता है, तो ना का मतलब होता है नहीं। क्या अर्थ दर्शाता है ये? नहीं। वाह, वाह का मतलब क्या होता है? वाह का हम कई बार यूज़ भी करते हैं लिखने में। वाह, वाह का मतलब होता है और। ठीक है, किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में इसका यूज़ किया जाता है, और का इसका अर्थ निकलता है और। आवड़ आ, आवड़ आ एक क्रिया है, आना जैसे कि, है ना, तो कहते हैं कि आ जाओ, जैसे बोला आ जाओ या आ जाइए। तो जैसे आ का उपयोग करते हैं ना, तो उसको क्रिया के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? एक वर्ण से निर्मित शब्द, क्योंकि इनमें सिर्फ एक वर्ण का उपयोग किया गया है। दूसरा, 2 वर्णों से निर्मित शब्द क्या हो जाएंगे? खग, नग, थल, नभ। ये 2 वर्णों से निर्मित शब्द हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें 2 वर्णों का उपयोग किया गया। 3 वर्णों से निर्मित शब्द महल, शहर, नहर, जलद। ऐसे ही 4 वर्णों से निर्मित शब्द क्या बन जाएंगे? खटमल, भगदड़, थलचर आदि। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, इसमें 4 से भी ज़्यादा कितने भी वर्ण उपयोग किए जाएं जब, जैसे कि यहाँ पे देखें 6 वर्णों का उपयोग किया गया है, यहाँ पे 5 वर्णों का उपयोग किया गया, यहाँ पर भी 5 वर्णों का उपयोग किया गया। तो ऐसे शब्द बनाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, शब्दों का वर्गीकरण। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कि इनके क्या क्या भेद होते हैं? तो पहला है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्द के भेद, या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। पहला समझेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर, जब हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द क्या होते हैं? जो अर्थ का बोध कराते हैं, जो शब्द अर्थ का बोध कराते हैं, मतलब जो शब्द ऐसे हैं जिनसे कोई अर्थ निकल रहा है, जिनसे कोई सही अर्थ निकल रहा है, उनको सार्थक शब्द कहेंगे। और निरर्थक शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का अर्थ ही नहीं निकलता है। ठीक है, जो जिनका अर्थ हमें समझ, जिनको बोलने में लिखने में कुछ अर्थ ही ना निकले, हमें समझ में ही ना आए कि क्या कहना चाह रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे कि इस सार्थक शब्द के उदाहरण देखें, भवन, जल, धोती, कमीज और कॉफ़ी। तो जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं तो हमें अलग से समझ में आ रहा है क्लियरली कि क्या लिखा है? भवन, भवन यानी कोई घर, जल यानी पानी, धोती मतलब वस्त्र, कोई कपड़ा, कमीज यानी कि शर्ट, और कॉफ़ी, ये सब लिखे हुए हैं जो शब्द, उनसे हमें कुछ मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन निरर्थक शब्द में देखें, जैसे लिखा है वल, वल मतलब क्या होता है पता नहीं, तो वाला वल जो है वो एक निरर्थक शब्द है। वोती, वमीज, वॉफी, ये सब क्या है?
इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो इसलिए ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा प्रकार देखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, जो शब्द जिन शब्दों से उनका अर्थ निकले उसके आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और विपरीतार्थी, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, ये आपने पढ़े भी होंगे, इनके नाम सुने होंगे। पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स। ठीक है, अनेकार्थी मतलब हैविंग मैनी मीनिंग्स, जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। एकार्थी मतलब हैविंग वन मीनिंग, जिनके सिर्फ एक ही अर्थ होता है। विपरीतार्थक मतलब एंटोनिम्स, जिनका उल्टा अर्थ होता है। ठीक है, परिभाषा देखेंगे, जिन शब्दों के अर्थ में समानता रहती है, मतलब जिनके अर्थ समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि सी मतलब देखना, और लुक मीन्स भी क्या होता है, देखना, तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और हिंदी में देखेंगे, देखना और दृष्टि, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक से शब्द हो जाएंगे, तो इनको पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे कि एक ही शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाए। ठीक है, उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हो, तो उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सिर्फ एक ही अर्थ में किया जाएगा वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। चौथा है विपरीतार्थक शब्द, जिन शब्दों से विपरीत अर्थ का बोध होता हो। ठीक है, जिन दो शब्दों से जैसे कि दिन और रात, तो दोनों ही एक दूसरे से विपरीत अर्थ प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे विपरीतार्थक शब्द। तीसरा है व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, व्याकरण के आधार पर जैसे शब्द के भेद हो जाते हैं, कितने प्रकार के, 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, संज्ञा आपको पता ही है, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। तो जैसे कि हर शब्द का मतलब जो भी किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे घर है, नगर, दिल्ली, भारी, गुलाब, अच्छाई, मिठाई, भीड़ और आदि। सर्वनाम क्या कहलाता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, मतलब बार बार संज्ञा का हमें उपयोग ना करना पड़े किसी भी वाक्य को लिखने के लिए, तो उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग उसके स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर, तो उसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वे, उन्होंने, मुझे, तुम्हें, हमें आदि। ठीक है, विशेषण क्या कहलाता है, किसी की भी विशेषता बताने वाला, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो सारी विशेषताएं जैसे कि अच्छा, बुरा, सुंदर, स्वच्छ, सफ़ेद, काला, गोरा, कुछ भी, ठीक है, लंबा, चौड़ा, सब कुछ क्या कहलाता है, विशेषण में आ जाता है। क्रिया क्या कहलाती है, किसी भी काम को करना क्रिया कहलाती है। जैसे कि और इसको जैसे किसी में भी ना लग जाता है तो वो क्रिया कहलाने लगती है। ठीक है, इसको ऐसे शॉर्ट में समझ लेंगे, करना, खाना, आना, जाना, किसी भी काम को करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। उठना, बैठना, सब कुछ। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि इधर उधर, जाना, लेकिन कैसे, इधर उधर जाना, तो इधर उधर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आज, कल, परसों, तेज, बाहर, भीतर, ये सब क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। फिर है संबंध बोधक, जो किसी से संबंध दर्शाए, जैसे कि सहित, तुल्य, बराबर, किसी से संबंध बता रहा है, ये मतलब ये इसके बराबर है। हेतु, पूर्व, कारण, ऊपर आदि। फिर है समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों को जोड़ सके, ऐसे शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि ताकि, यदि, या, इसलिए, चाहे, अथवा आदि। ये शब्द जो हैं वो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। फिर है विस्मयादि बोधक, जो हमको विस्मय में डाल दें। ठीक है, जो अचानक सडन फीलिंग हमको शो कराते हैं, जो अचानक से हमारे भाव को प्रकट करते हैं, जैसे शब्द, वो कहलाते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे अरे, अच्छा, आहा, हाय, धन्य, बापरे, हाय हाय, ये सब क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। पहला पढ़ेंगे ऋण शब्द क्या होते हैं, यानी कि रूटीन वर्ड्स, जिन शब्दों का निर्माण किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना होकर किसी अर्थ को प्रकट करता है, उन्हें ऋण कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका निर्माण कोई अन्य शब्दों के योग से नहीं होता है, ठीक है, और
किसी अर्थ को भी प्रकट करते हैं, मतलब ये इंडिविजुअल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि जल, जा और ला, जल में क्या है, जा और ला का योग है। मग, मग में माँ और गा का योग है। मन, मन में माँ और ना का योग है। जब जा और ला का योग होगा तभी जल बनेगा, ठीक है। अगर इनको अलग अलग तोड़ देंगे, मतलब जा को अलग ला को अलग, तो इनका कोई भी स्वतंत्र रूप नहीं होगा, ठीक है। ये एक साथ ही अपना अर्थ सही प्रकट करते हैं, फिर ये निरर्थक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, जिन शब्दों का निर्माण किन्हीं अन्य शब्दों के योग से होता है उन्हें यौगिक कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका निर्माण क्या होगा, अन्य शब्दों के योग से होगा, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, मतलब इन शब्दों को अगर हम तोड़ देंगे तो भी ये अलग अलग भी अपना अर्थ सही प्रकट करते हैं। जैसे कि शिवालय, शिवालय को हम तोड़ेंगे तो शिव धन आलय, तो शिव का भी एक अलग अर्थ होता है और आलय का भी एक अलग अर्थ होता है। दूसरा है शिक्षालय, शिक्षालय में देखें शिक्षा धन आलय, तो शिक्षा का भी एक अलग अर्थ होता है और आलय का भी अलग अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसमें भी देखें 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग के योग से, संधि द्वारा और समास द्वारा। प्रत्यय के योग से देखें, प्रत्यय क्या कहलाते हैं, इंग्लिश में इनको सफिक्स कहते हैं। जैसे कि समाज धन इक, तो समाज क्या है, एक शब्द है और उसमें इक क्या जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ गया, तो ये हो जाएगा सामाजिक। ऐसे ही दूसरा बनाएंगे परिवार प्लस इक, तो हो जाएगा पारिवारिक, ठीक है। तो जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द को नया रूप प्रदान करते हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग में देखें उपधन वास, उपवास, ठीक है। तो जैसे कि वास एक शब्द था और उसमें उप प्रत्यय उपसर्ग जुड़ गया, ठीक है, तो शब्द बन गया उपवास। दूसरा है उपधन कार, तो उसमें देखें कार शब्द में उपसर्ग जुड़ गया और क्या बन गया, उपकार बन गया। तो जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के शुरुआत में जोड़े जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संधि द्वारा। संधि द्वारा 2 शब्दों को जोड़कर एक नया तीसरा शब्द बनाया जाता है। देखें धर्म धन आत्मा, तो धर्म और आत्मा को जोड़ के तीसरा नया शब्द क्या बना है, धर्मात्मा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, धर्मात्मा का अर्थ है धर्म और आत्मा के योग से आ का क्या हुआ, आ ध्वनि का जन्म हुआ और धर्म और आत्मा का क्या बन गया, धर्मात्मा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है समास। कभी कभी समास प्रक्रिया के माध्यम से भी यौगिक वर्णों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि राजपुत्री, सत्याग्रह, ठीक है। ये दोनों शब्द राजपुत्री का मतलब क्या हुआ, राजा की पुत्री, और सत्याग्रह का अर्थ क्या हुआ, सत्य के लिए आग्रह। तो इन दोनों से इनके अर्थ से क्या बना, एक नया शब्द बना सत्याग्रह और राजपुत्री, ठीक है। राजा का संक्षिप्त रूप क्या बन गया, राज, और ठीक है की और के लिए का लोप हो गया, ठीक है। इसमें की राजा की पुत्री लिखा हुआ है तो की का क्या हो गया, लोप हो गया और क्या बन गया, राजा की राजपुत्री बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है योग रूढ़। जो यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थों को छोड़कर कोई विशेष अर्थ का ग्रहण कर लेते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ये शब्द ऐसे होते हैं जो अपना अर्थ ना देके कोई एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबोदर का वैसे सामान्य अर्थ होता है लंबे पेट वाला, ठीक है, लेकिन किंतु इन शब्दों से केवल गणेश जी का ही बोध होता है, ठीक है। तो लंबोदर का अर्थ किसके उसमें आएगा, गणेश जी के नाम से आएगा, तो गणेश जी को क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। तो ये जो लंबोदर शब्द हुआ वो कौन सा शब्द कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही नीलकंठ, चतुरानन, गिरिधर, दशानन, ये सारे के सारे विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, देखेंगे संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तित किए बिना हिंदी में आ गए हैं,
ठीक है। ऐसे शब्द जो पहले संस्कृत में उपयोग किए जाते थे और वैसे के ही वैसे अब हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि कमल, हृदय, पक्षी, वधु, ये शब्द पहले संस्कृत में उपयोग किए जाते थे और अब इनको हिंदी में भी ऐसे के ऐसे उपयोग करने लगे हैं, तो ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द, वे शब्द जिसका मूल तो संस्कृत में था किंतु मध्ययुगीन भाषाओं में परिवर्तित स्वरूप में प्रयुक्त होते हुए आज की हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहले संस्कृत में उपयोग होते थे। ठीक है, फिर अब इनका क्या हुआ, इनका एक परिवर्तित रूप अब हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है, तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कंवल, गाय, पंछी, बहू आदि। तीसरा है देशज शब्द, जो शब्द परिस्थितिवश क्षेत्रीय भाषाओं में आवश्यकतानुसार बनकर हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जो हमारे देश की भाषाओं में मिलकर, हिंदी भाषा में मिलकर, ठीक है, कुछ शब्द बन गए हैं, उनको देशज शब्द कहेंगे। जैसे झुग्गी, झुग्गी, पगड़ी, लकड़ी, चूड़ी, दाल, रोटी, कपास, डिबिया, ठेस आदि। ठीक है, ये कहलाएंगे हमारे देशज शब्द। विदेशज शब्द क्या हो जाएंगे, विदेशी जातियों के संपर्क में आने से अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ठीक है, विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द हम अपनी हिंदी भाषा में उपयोग करने लगे हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आज़ाद, फसल, मेहनत, औरत, कमर, खरीद। ठीक है, ये शब्द क्या कहलाने लगेंगे, विदेशज शब्द। अच्छा, विदेशज शब्द भी कई भाषाओं के आते हैं, अंग्रेजी शब्द के भी, तुर्की भाषा के भी, फ्रांसीसी के भी, ठीक है, डच भाषा के भी, यूनानी शब्दों के भी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इनके अतिरिक्त हिंदी दो भाषाओं के शब्दों के योग से निर्मित शब्द भी होते हैं जो संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर कुछ शब्द बनते हैं जिन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि ऑपरेशन कक्ष, तो इसमें देखिए ऑपरेशन क्या है, अंग्रेजी भाषा का है, और कक्ष किसका है, संस्कृत भाषा का, और एक बन गया शब्द ऑपरेशन कक्ष। नेक्स्ट देखिए रेल यात्रा, तो रेल क्या है, इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का, और यात्रा है संस्कृत का शब्द, तो एक शब्द बन गया रेल यात्रा। तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो इनको सबको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, ये तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं। तत्सम यानी कि जो संस्कृत में उपयोग की जाते हैं, तद्भव जो हिंदी इसका रूप होता है। अश्रु, जैसे अश्रु संस्कृत में कहते हैं अश्रु, और हिंदी में कहेंगे इसको आंसू। इसमें देखें उष्ट्र, उष्ट्र का हिंदी में क्या हो जाएगा, ऊंट। ठीक है, ऐसे ही इन सबको आप पढ़िएगा। ये देखें इसमें लिखे हुए हैं अंग्रेजी शब्द, कुछ अरबी शब्द लिखे हैं, ये फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, तो इन शब्दों को भी आप सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, इसमें देखेंगे मैचिंग करना है। तो देखो दिल, दिल क्या है, एक तद्भव शब्द, तो दिल का क्या हो जाएगा, हृदय। कसूर, कसूर का क्या हो जाएगा, दोष। मेहनत, मेहनत का हो जाएगा श्रम। मज़ेदार का क्या हो जाएगा, रोचक, और मैनेजर का क्या हो जाएगा, प्रबंधक। तो ये शब्द क्या लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं तद्भव शब्द, ये हो जाएंगे आपके तत्सम शब्द। देखिए निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। देखिए तत्सम रूप लिखे हुए हैं, उनके तद्भव रूप लिखना। तो अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मीन्स हो जाता है अंगूठा। पादप, पादप का हो जाता है पौधा। दुग्ध मीन्स हो जाएगा दूध। कुंभकार, कुंभकार का हो जाएगा तद्भव शब्द कुम्हार। अच्छी का हो जाएगा आँख। ठीक है, नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तित किए बिना हिंदी में आ गए हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे और अब हिंदी में किए जा रहे हैं वो शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता रहती है वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के प्रयोग अनेक अर्थों में किए जाते वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से विपरीत अर्थ का बोध होता वो विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्णों के संयोग से बना स्वतंत्र ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे भावों को दर्शाता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ये देखो पूरी शब्द की परिभाषा दे दी गई है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, शब्द कहलाता है। फिर देखें सही विकल्प चुने। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 2। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, 4। व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के भेद 8 होते हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। क्लियर।
प्रश्नोत्तर देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा वर्णों के संयोग से बना स्वतंत्र ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे भावों को दर्शाता है वह शब्द कहलाता है। वर्णों के संयोग से एक स्वतंत्र ध्वनि समूह जो बनता है वो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे भावों को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? शब्द। दूसरा देखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए देशज शब्द और विदेशज शब्द। मैंने आपको चैप्टर में समझाए हैं देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द परिस्थिति व क्षेत्रीय भाषाओं प्रभावों से आवश्यकता अनुसार बनकर हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, जो शब्द क्या हुआ अलग अलग क्षेत्रों के प्रभाव से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं वो शब्द क्या कहलाने लगते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में झुग्गी, पगड़ी, चूड़ी आदि। और विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी जातियों के प्रभाव से उनके संपर्क में आने से हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द आ गए हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में आज़ाद, औरत, फसल आदि। फिर देखेंगे तद्भव और तत्सम शब्द। तद्भव शब्द अभी बताए मैंने आपको, वे शब्द जिनका मूल तो संस्कृत है लेकिन मध्ययुगीन भाषाओं में परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हुए आज की हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तित किए बिना हिंदी में आ गए हैं, मतलब जो पहले संस्कृत में उपयोग होते थे और अब हिंदी में वैसे के वैसे प्रयुक्त होने लगे हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तीसरा देखें, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, वो कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या हो? जो शब्द अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है तो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनका कोई अर्थ ही ना निकले वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द कहलाते हैं। चैप्टर कंप्लीटेड। बाय।